नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमने फंडामेंटल राइट्स अपनी स्टैटिक पॉलिटी में शुरू कर दिए हैं, जिसमें आज से हम सभी फंडामेंटल राइट्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले विल बी कवरिंग राइट टू इक्वालिटी, विच इज अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, यानी 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं दे कंप्राइज ऑफ दे कवर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 1 PM। दीज आर फ्री सेशन जिनको अवेल आप सिर्फ मेरे कोड ND Live 10 से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 25 नवंबर तक यानी कल तक ये ऑफर वैलिड है, जहां पर आपको 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 44,000, 44,000 की आप बचत कर सकते हैं इस ऑफर के समय पर। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। गो अवेल इट नाउ एंड अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर की। तो दीज आर दी फंडामेंटल राइट जिनके बारे में हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस सेशन में कर लिया था। पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स, पॉलिटी एक प्लेलिस्ट है उसमें दिए गए हैं, नॉट सारे आर्टिकल, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है। आप जाकर वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड जाकर आप प्लेलिस्ट की जो वीडियोस हैं उसमें कर सकते हैं। द वीडियोस आर मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स, उसके ऊपर की वीडियोस नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस हैं ताकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पार्ट को हम क्लियरली कवर करते हुए चले। चलिए शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, विच इज 14 टू 18 आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। इसमें रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट फॉर्म्स रूल ऑफ लॉ, इसको बोला जाएगा, कानून का शासन इसको बोला जा कह सकते हैं इसको। ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है संविधान का, यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है पार्लियामेंट के। तो अंडर दिस आर्टिकल कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ नहीं दी जा सकती। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, और सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक इक्वली, इक्वालिटी होगी उनको पनिशमेंट में, यानी कोई अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, क्या उसका फाइनेंशियल या लीगल स्टेटस है, या उसकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, वो डिटरमाइन नहीं करता पनिशमेंट को। एवरी सिटीजन, किसी ने भी जो क्राइम किया है उसको एक तरह की सजा मिलती है। कुछ एक्सेप्शन जरूर है यहाँ पर, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनके कार्यकाल के दौरान जब तक ये अपने ऑफिस में है तब तक इन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। सिमिलरली फॉरेन सॉवरेन्स जो होंगे, एम्बेसडर्स होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, वो भी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। आर्टिकल 31C ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर जो भी कानून, इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया इक्वालिटी के, कि इसमें जो भी कानून जो कि इंप्लीमेंट करेंगे DPSPs को अंडर 39B एंड 39C, वो इसके दायरे से बाहर रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ब्रीच ऑफ इक्वालिटी हो रहा है। इसके अलावा 105 एंड 194 MPs और MLAs ये भी लायबल नहीं है फॉर एनी ऑफ देयर एक्शन इनसाइड द लेजिस्लेचर। संसद या भवन, मतलब विधानसभा में या पार्लियामेंट में उनके जो भी एक्शंस हैं या जो भी उन्होंने बातें कही हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। इसी तरह आर्टिकल 361A, कोई भी व्यक्ति लायबल नहीं होगा फॉर ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीडम टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई व्यक्ति पब्लिश कर रहा है प्रोसीडिंग्स ऑफ दी, सदन की कार्यवाही को पब्लिश कर रहा है, तो उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता है फॉर ट्रू रिपोर्टिंग। तो ये भी एक्सेप्शन में आएगा इक्वालिटी। ठीक है, सिंपल शब्दों में इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी अमीर ने और किसी गरीब ने एक सा कोई क्राइम किया है, तो ऑर्डिनरी जो लॉ ऑफ कोर्ट्स हैं या जो कानून है वो बराबरी से उनको सजा दे सकता है, एक्सेप्ट फ्रॉम दी एक्सेप्शंस। और सभी नागरिकों को इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटी, जो भी उनका, मतलब उनके अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं, कोई गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, एक्सेट्रा, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, क्रीड, किसी भी आधार पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में कानूनी भेदभाव नहीं होगा। इक्वालिटी होगी कानून के समक्ष और प्रोटेक्शन भी इक्वल दी जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब सिंपल शब्दों में है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यानी इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। जो बराबरी पर है उनको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है, इसका एक छोटा सा इम्प्लीकेशन ये है कि रिजर्वेशन इसके आधार पर जस्टिफाइड है। इक्विटी, अब कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है और कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो क्या इनको इक्वल ट्रीटमेंट कह सकते हैं दिया जाएगा? पहले इसको यहाँ लाना पड़ेगा, जब ये इक्वल होंगे तब हम इक्वल ट्रीटमेंट की, तो रिजर्वेशन जस्टिफाई हो जाता है इसके द्वारा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, जहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है भेदभाव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म के आधार पर, आपकी लिनेज के आधार पर, रेस के आधार पर, आपकी जाति, आप पुरुष हैं, महिला हैं, या फिर आप कहाँ जन्मे हैं, इस आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य को किसी तरह से, ना द स्टेट, जो लिखा हुआ है, इट इज द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 12, जो मैंने कल आपको या प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ाया था, उसकी बात हम कर रहे हैं। किसी एक सरकार की बात नहीं, कहीं पर भी जहाँ सरकारी इन्वॉल्वमेंट है उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो भेदभाव नहीं करेंगे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या इनमें से कोई भी, किसी भी नागरिक को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस पे, मतलब एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है विद रिगार्ड टू किस चीजों में। नंबर 1, किसी दुकान में जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे डिनाई नहीं कर सकते उनको एक्सेस ऑन दीज ग्राउंड, जो ग्राउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग हाउस एक्सेट्रा। नाउ व्हाई इज इट गिवन हियर? बिकॉज historically in the British era there was a huge discrimination on the basis of race, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 15 में किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, थर्ड क्लॉज कहता है कि कुछ भी इस आर्टिकल में, ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी बात की इक्वालिटी की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट करके ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि इस आर्टिकल में जो कुछ भी दिया गया है वो स्टेट को नहीं प्रिवेंट करता है फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। वल्नरेबल सेक्शन या बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान अगर राज्य करना चाहता है तो उसको वायलेशन ऑफ इक्वालिटी नहीं कहा जाएगा या फिर उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा, बल्कि दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी लाने के लिए। इसी के साथ साथ इस आर्टिकल में, या फिर आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में, आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटीज की राइट की, है ना, उसमें ये इसमें कहा गया कि कुछ भी जो इस आर्टिकल में दिया गया है, सेकंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 29 दिया गया है, वो राज्य को प्रिवेंट नहीं करता है, नहीं रोकता है कोई भी स्पेशल प्रोविजंस, प्रावधान लाने के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब वल्नरेबल सेक्शन के लिए, और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एक्सेप्शंस, विमेन एंड चिल्ड्रन, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें रिजर्वेशन इन पब्लिक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ओबीसी अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मेंशन किया गया। रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर दिया गया था एजुकेशन के लिए, शिक्षण संस्थानों में, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन में ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ये भी स्पेसिफाई किया गया है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है क्रीमी लेयर का, कि क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होगी फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं आगे आपको बता। चलिए, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी जो भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी नागरिक के साथ कि उसको एलिजिबल, मतलब इस पे भेदभाव नहीं होगा कि वो एलिजिबल है कि एम्प्लॉयमेंट में किसी ऑफिस के अंडर द स्टेट, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 15 में डिसेंट और रेसिडेंस नहीं थे इंक्लूडेड, ये ऐड किए गए हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले आर्टिकल में। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, ऑलमोस्ट सभी फंडामेंटल राइट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम 2 आर्टिकल्स विच इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिनके बारे में हम लेटर स्टेजेस में बात करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर कुछ एक्सेप्शंस ला सकती है, स्टेट की विधानसभाएं इस पर कानून नहीं बना सकती। रेसिडेंस, किसी भी स्टेट का रेसिडेंस एक कंडीशन हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइप के एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें ब्रीच नहीं माना जाएगा इस आर्टिकल का। रिजर्वेशन टू सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी प्रोवाइड किया जा सकता है,
ये भी वायलेट नहीं करेगा इस आर्टिकल को। और रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो इनको वायलेशन नहीं माना जाएगा अंडर दिस आर्टिकल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नाउ रिजर्वेशन की, जहां हम आर्टिकल 15 और 16 में दोनों में ही हमने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन को के संबंध में सबसे पहले SC/ST रिजर्वेशन वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन OBC रिजर्वेशन को लेकर बाद में बहुत सारी बातें हुई और इस संबंध में 1979 में आया मंडल कमीशन, जिसको अपॉइंट किया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया 52% पॉपुलेशन को एज OBC और साथ ही रेकमेंड किया 27% का रिजर्वेशन। लेकिन इसको किया गया चैलेंज इन द इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1992, जिसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर दी गई फॉर दी OBC रिजर्वेशन। क्या क्या वो कंडीशंस थी? नंबर 1, जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, इंक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड जॉब। दूसरा, मेरिट को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन एग्जिस्ट करेगा सिर्फ एंट्री लेवल पर, प्रमोशंस में नहीं होगा। और क्रीमी लेयर, ये OBC रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, दिस इज फॉर OBC नॉट फॉर SC/STs, कंफ्यूज नहीं होना है, OBC रिजर्वेशन को लेकर ये जजमेंट था। क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाएगा एडवांस सेक्शंस के अमंग दी OBC। ठीक है। अब ये क्रीमी लेयर कैसे पता लगी? इसके लिए रामनंदन कमेटी का गठन किया गया, जिसको अपॉइंट किया गया था टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द OBCs, जिसके अनुसार कुछ क्राइटेरियाज, एनुअल इनकम क्राइटेरियाज वर सेटअप कि 5 लाख, 8 लाख, ये 8 लाख से कम इनकम के जो लोग होंगे, एनुअल इनकम के लोग, वो OBC में क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, उसके ऊपर आएंगे एटसेट्रा। ठीक है, जिसको सरकार समय समय पर अप्रूव भी करती है और रिवाइज भी करती है। ठीक है, सरकार ने इसको अप्रूव किया, तो क्रीमी लेयर का इसमें कंडीशन आ गई है इन द रिजर्वेशन। लेकिन कौन से रिजर्वेशन में? फॉर OBC, नॉट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी। चलिए, इसके बाद आता है आर्टिकल 17। ओके, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि रिसेंटली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक रिजर्वेशन को क्वॉश किया गया। कौन सा केस है वो? ठीक है, कौन से केस में? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्रीच की वजह से, 50% के ब्रीच की वजह से उसको क्वॉश कर दिया है, खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया। कौन से स्टेट में, किस रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं? यहाँ मैं आपको बता दूं, इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% से ऊपर नहीं जा सकता है कहा गया, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशंस में जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में, जो आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, ये कहा कि कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस नहीं है उस रिजर्वेशन की, जिस आधार पर इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है। नाउ कम्स आर्टिकल 17, जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, जो भी एप्लीकेबल है टू स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन। ठीक है, सभी को ना। यहां पर मैं आपको बता दूं, अनटचेबिलिटी के संबंध में ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, जिसका स्कोप enlarge करता है, स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल विद दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसका उद्देश्य था इस आर्टिकल के स्कोप को एनलार्ज करना, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव से लोगों को बचाना या छुआछूत से बचाना। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अनटचेबिलिटी को कहीं पर भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैसूर हाईकोर्ट जजमेंट, एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी इज नॉट लिटरली अनटचेबिलिटी, इट इज अबाउट द हिस्टोरिकल ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको खत्म करने की तरफ ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी कैन डिस्क्वालीफाई एन इंडिविजुअल टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन ऑल्सो। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में लड़ना चाहता है और वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ये उसका आधार बन सकता है। तो वेरी वेरी पावरफुल आर्टिकल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक एक्ट भी है पार्लियामेंट की। तो कई बार फंडामेंटल राइट्स, दो दे आर इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल, लेकिन इनको और ज्यादा, इनके स्कोप को बढ़ाने के लिए, इनको और ज्यादा पावरफुल करने के लिए पार्लियामेंट लॉ या एक्ट्स भी पास करती है, जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी होता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वाज देयर, व्हिच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया था एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 इन 1976। नाम बदल दिया था सिर्फ, लेकिन काम सेम ही था, प्रोटेक्ट करने के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989। So these are the acts that actually enlarge the scope of this article, जिसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाती हैं और साथ में कहीं ना कहीं लीगल प्रोटेक्शन भी दे देती हैं टू दिस राइट।
ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, अंडर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे राजा साहब, महाराजा, नवाब साहब, राय बहादुर एक्सेट्रा। तो जब हम आज़ाद हुए, हमारे संविधान में मना कर दिया गया कि स्टेट किसी भी नागरिक को या फॉरेनर को कोई टाइटल कन्फर नहीं, मतलब उसको इक्वालिटी का ब्रीच हो जाएगा ना, वो अगर किसी को स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर ना केवल स्टेट को डिनाई मना किया गया ऐसा करने के लिए, बल्कि सिटीजन्स को भी कहा गया कि उनको एक्सेस नहीं होगा या वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो भी फॉरेनर भारत में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वो भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर आप हमारे यहाँ काम भी करें तो भी आप टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे बिना राष्ट्रपति की सहमति के। ठीक है, कोई डिफरेंसेस या भेदभाव नहीं होगा, सिंपल। नाउ नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट shall not accept any present emolument without the consent of president। कोई भी नागरिक या कोई भी फॉरेनर जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है भारत में, किसी भी पद पर है भारत में, वो कोई भी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी विदेशी सरकार से कहीं से भी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो भी अवार्ड्स हैं लाइक दी भारत रत्न एंड दी पद्म अवार्ड्स, ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोग को अवार्ड मिले हैं वो अपने नाम के आगे इसको प्रीफिक्स नहीं कर सकते, पहली चीज। इसके अलावा अकेडमिक टाइटल जो होते हैं, अकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड एज टाइटल्स बिकॉज दे आर द अचीवमेंट्स। उनकी अकेडमिक या मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन एक्सेट्रा लगाते हैं अकेडमिक में, डॉक्टर है ना, इंजीनियर, तो उन्होंने वो अचीव किया है, उनको किसी ने दिया नहीं है, तो दीज आर ऑल्सो अलाउड। ऑलराइट, सो राइट टू इक्वालिटी का मुख्य उद्देश्य समानता का को स्टैब्लिश करना है, समान अधिकार लाना है, जनता के साथ सभी को समान ट्रीट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा इसको। 24 तारीख यानी आज से हमारा एक्सपीडिशन बैचेस और आरंभ बैचेस शुरू हो गए हैं, बाइलिंगुअल और हिंदी इंग्लिश में। अभी जाके एनरोल कीजिए, यहाँ पर ये दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। 25 नवंबर यानी कल आखिरी तारीख है टू अवेल दिस ऑफर। अभी जाके अवेल कर लीजिए ऑफर विद माई कोड NDLive10। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। कॉम्बैट हर संडे होता है। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप इसको अवेल कर सकते हैं। कंपीट इज नाउ लाइव। That's it from my side. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.